दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान देने की हैं, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। कब हुआ, सन 1927 में। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। तो आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी, यानी कि जीवन जीने का साधन। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं: काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये खास याद रखने की बात है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्य वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है ग्रामीण संवेदना और दूसरा है शहरी मध्य वर्गीय जीवन बोध। ग्रामीण संवेदना यानी कि गांव में रहने वाले लोगों की संवेदनाएं, गांव से जुड़ी हुई चीजों के प्रति संवेदनशीलता। और शहरी मध्य वर्गीय जीवन बोध यानी कि शहर में रहने वाले जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके जीवन के मूल्य क्या है, उनके जीवन का वास्ता किन चीजों से पड़ता है, इन सब की गहरी अनुभूति उनके काव्य में देखने को मिलती है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मेघ आए बड़े बंठन कर संवर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ पर कवि ने मेघ की तुलना किससे की है, तो आने वाले दामाद से की है। और गांव घर में दामाद की बड़ी इज्जत की जाती है। तो इस तरह से मेघ बन ठन कर संवर कर आए हैं कि ऐसा लगता है मानो गांव में कोई पाहुन आए हों, कोई दामाद आए हों। अब जब कोई दामाद आता है तो क्या होता है, उसके आगे नाचती गाती बारात आती है। तो ठीक इसी तरह मेघ के आगे आगे नाचती गाती क्या आ रही है, बयार यानी कि हवा चली आ रही है। इन्हें देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां गली गली में खुलने लगती हैं। लोग कौतूहलवश इसे देखना चाहते हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, इस तरह लगता है मानो गांव में शहर का कोई मेहमान आ गया हो। पाहुन यानी कि मेहमान। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और इस तरह कवि कहते हैं कि मेघ बड़े बंठन कर संवर कर आए हैं। मेघ के आने पर ग्रामीण जीवन में एक उल्लास दिखाई पड़ता है। उसी उल्लास का वर्णन यहाँ पर किया गया है और उसकी तुलना की गई है ठीक वैसे ही जैसे कि कोई दामाद गांव आया हो। और गांव की संस्कृति में जो दामाद होता है वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा पाता है और वह पूरे गांव के लिए मर्यादा का एक समा बांधता है। उसको देखने के लिए पूरे गांव में कौतूहल होती है। ठीक इसी तरह मेघ को देखने के लिए भी पूरे गांव में कौतूहल है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुककर झांकने लगे या कभी गर्दन उचका कर देखने लगे। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधियां चलने लगी, धूल अपना घाघरा उठाए भागने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई बच्ची अपना घाघरा उठाए भागती फिरती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। ऐसा लगा जैसे कि तिरछी नजर से किसी ने देखा हो। किसने देखा हो, तो एक नवयुवती ने। ठीक वैसे ही नदी रुक जाती है, उसका घूंघट थोड़ा सा सरकता है और वो तिरछी होकर इस मेघ को देखने सी लगती है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के।
तो यहाँ तक में हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा लगता है मानो प्रकृति का मानव रूप में वर्णन किया हो, क्योंकि कभी भी बारात की तरह आगे आगे नाचना गाना, बन ठन कर संवरना, इसके बाद मेघ को पाहुन की तरह मानना, पेड़ का झुकना, गर्दन उचका कर देखना, धूल का घाघरा उठाकर भागना, ये सारे वर्णन ऐसे हैं। नदी का ठिठकना, ये सारे वर्णन ऐसे हैं जैसे मनुष्य के द्वारा किए गए काम हो। तो ऐसी बातें जिसमें लगे कि प्रकृति मानव के क्रियाओं का अनुकरण कर रहा है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर पूरी कविता में हम देखेंगे कि इस अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब इस जुहार शब्द से हम भली भांति परिचित हैं, क्योंकि झारखंड में भी नमस्कार स्वागत को जोहार ही कहा जाता है। और ये ग्रामीण मर्यादा भी होती है कि जब कोई पाहुन आते हैं तो जो घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो सबसे पहले उनका सम्मान करता है। तो यहाँ पर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधि लीन्ही, बोली अकुलाई लता, ओठ हो के वार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर एक दृश्य यहाँ पर उपस्थित किया है उन्होंने कि बूढ़ा पीपल आगे आकर जुहार करता है और किवार की ओट से जो लता है बिल्कुल अकुलाई हुई है। बादल से मिलने के लिए, मेघ से मिलने के लिए लता अकुलाई हुई है, व्याकुल है, और वो बस इतना कहती है कि बरस बाद सुधि लीन्ही, यानी कि बरस के बाद तुमने मुझे याद किया है। हरसाया ताल ताल लाया पानी परात भर के। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब कोई पाहुन आते हैं, जब कोई हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ताल में परात में भरकर पानी लाते हैं, उनके पैर धुलते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे जो ताल है, जो तालाब है, ऐसा लगता है मानो वह पानी परात भर के लाया हो। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और कवि कहते हैं कि मेघ बड़े बंठन के सवर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और कवि कहते हैं कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, यानी कि आकाश को देखने से ऐसा लग रहा है मानो कि बिजली चमक रही हो और बिल्कुल काले मेघ आ गए हों। और लता कहती है कि अब क्षमा कर दो, ऐसा लगता है कि मेरे भरम की गांठ खुल गई है। कौन सी गांठ थी? तो उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि शायद अब ये इतने दिन हो गए, अब तो ये मुझसे मिलने आएंगे ही नहीं। लेकिन उसका यह भरम मेघ को सामने देखकर टूट गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और इसके बाद वियोग के बाद जब संयोग होता है तो उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ता है, और इस तरह ऐसा लगता है मानो यह जो रिमझिम फुहारे हैं वो मिलन के अश्रु हों। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इस तरह आशा है आपने इस कविता को अच्छी तरीके से समझा होगा, महसूस किया होगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं, तो इन्हें आप जरूर करें। यहाँ पर एक प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धूल किसका प्रतीक है? बालिकाओं का। पेड़ पुरुषों का प्रतीक है। नदी युवती का प्रतीक है। लता वियोगिनी का प्रतीक है या फिर उसकी प्रेमिका या स्त्री का प्रतीक है। ताल स्वागतकर्ता का प्रतीक है। तो ये सारे जो यहाँ पे शब्द हैं ये किसी न किसी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। बाकी सारे प्रश्न इसमें बहुत आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भावार्थ में वो सारी बातें आ ही गई हैं। कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो मानवीकरण मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आप मानवीकरण अलंकार को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और है रूपक अलंकार, इसे भी आपने इससे पहले पढ़ा है, तो आप आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे रचना और अभिव्यक्ति में भी कुछ प्रश्न हैं, तो इन्हें भी आप जरूर करें। भाषा अध्ययन में है कि कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो यहाँ पर कविता में मुहावरे कौन कौन से आए हैं एक बार देख लीजिए। यहाँ पर इसके बाद प्रश्न है
कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। तो जो शब्द ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं, तो उन शब्दों की सूची आप यहाँ पर बना सकते हैं। कविता की भाषा सरल और सहज उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाठोत्तर सक्रियता में भी कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, तो इनको भी आप जरूर करिए। जैसे कि यहाँ पर एक अपठित कविता दी गई है और उसके प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, तो वो भी आप जरूर करें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न फिर आगे जा करके हमारे परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, तो जब आप इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे तो एक बार जरूर देखेंगे कि इन कठिन शब्दों के अर्थ आप जान रहे हैं या नहीं। अगर कहीं भी कोई भ्रम रह जाए तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। आशा है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।